गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे गैस की द्रव में विलीयता। अगर किसी गैस को हम बाबू किसी द्रव में घोलेंगे, पहले समझ लीजिए बढ़िया से आप लोग। मैंने थोड़ा सा पिछले क्लास में समझाया था कि अगर कोई गैस है तो गैस है बाबू, तो गैस के कण जो है ना वो द्रव के कण से बहुत दूर होते हैं। मान लेते हैं कोई द्रव है, ठीक है, ये क्या है बाबू, कोई द्रव है। और जो गैस के कण होते हैं मेरे साथियों वो काफी दूर दूर होते हैं ना। देखिए कुछ गैस के कण मैं इधर बना रहा हूं, ये जो देख रहे हैं काफी दूर दूर ये गैस के कण हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है ना मेरे भाइयों कि इस गैस के जो गैस है, इस गैस के कणों को अगर आप इसमें डालना चाहते हैं, घोलना चाहते हैं, तो बताइए क्या करना होगा आपको। सबसे पहला बात तो यह देखना होगा कि इसका और इसका गुण आपस में मिलता है कि नहीं। सबसे पहला बात ध्यान रखिए। तो अगर गुण मिलता है बाबू, ध्यान रखिए, गुण मिलता है तो ठीक है, बड़े आराम से डिसॉल्वेबल हो जाएगा। फिर बाबू अगर टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो सबसे पहला बात समझ लीजिए, कोई भी गैस अगर जल में घुलता है, ठीक समझिएगा, कोई भी गैस अगर जल में घुलता है बाबू तो वो घटना होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा ये पॉइंट अच्छे से। कोई भी गैस अगर जल में घुलता है बाबू तो ऊष्माक्षेपी घटना होता है। और बताइए ऊष्माक्षेपी मतलब ये खुद एकरा में, जब एकरा में ये घुलेगा तो ये खुद ऊष्मा बाहर निकालेगा अपने से। तो हम ऊष्मा देंगे नहीं देंगे। तो मैंने इसके पिछले वाला वीडियो में मैंने समझाया था कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जब होता है तो खुद ऊष्मा दे रहा, तो उसको हम ताप काहे देते हैं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में हम लोग ताप नहीं देते हैं मेरे साथियों, है ना। इसको समझाने के लिए हमने आपको एक पढ़ाया था, क्या बाबू, जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, सिंपल समझिए। जालक ऊर्जा कोई पदार्थ है एक्स वाई कोई पदार्थ है भाई, जब तक ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा तब तक कैसे जल में घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो आयन में टूटने के लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग होता है उस ऊर्जा को हम लोग जालक ऊर्जा कहते हैं। अभी भाई साहब जैसे ही जाके द्रव में घुलते हैं ना, तो द्रव में जैसे ही जाके घुलते हैं तो यहां से फिर ऊर्जा बाहर निकलता है। उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा। अब जलयोजन ऊर्जा कौन सी कहता है कि जब आयन द्रव में घुल जाएगा ना तो एक ऊर्जा बाहर निकलेगा, उस ऊर्जा को हम लोग जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। अब भाई सवाल ये है ना कि जलयोजन ऊर्जा ज्यादा रहेगा कब, जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा कब, जब एक्स वाई खूब बढ़िया से द्रव में घुलेगा तब। नहीं तो मैंने जलयोजन ऊर्जा का मान उतने ज्यादा रहेगा जितना ही घुलेगा। अगर कम घुलेगा एक्स वाई तो जलयोजन ऊर्जा का मान कम रहता है कि कम ऊर्जा निकलेगा। तो जितना घुलता है उतने ऊर्जा बाहर निकलता है। इसलिए अगर जलयोजन, मैंने बताया था कि अगर जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है, जलयोजन ऊर्जा कौन सी है, ज्यादा है, किसको से, जालक ऊर्जा से, इसका मतलब विलय है ना। मैंने एक पॉइंट बताया था। तो जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए। देखिए जालक ऊर्जा का काम खाली है तोड़ देना, ठीक है ना। अब कितना घुला है ना घुला यही बताएगा जलयोजन। तो ये सब बात हमने पिछले क्लास में बताई थी। उसी से आया था रिलेशन आया था कि भाई ऊष्मा देते हैं हम लोग कब, जब ऊष्मा शोषी होगा तब। ऊष्मा शोषी समझते हैं, ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा लेता है, तो ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा लेता है उसको हम लोग ऊष्मा देंगे तो कब, जब ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा लेने वाला रहेगा तब। लेकिन तो ऊष्मा लेने वाला है ये नहीं है, तो ऊष्मा देने वाला है। इसलिए ध्यान रखिएगा बाबू कि ऊष्माक्षेपी में अगर ताप को बढ़ा दिया गया तो भाई वो तो भाई उसका विलीयता घटे लगेगा ना। इसलिए ताप हम लोग बढ़ाते नहीं, अगर ताप बढ़ाइएगा तो विलीयता घट जाएगा। अब ऐसे ये तो नियम से बड़ी हो गया। आप ऐसे सोचिए ना बाबू कि अगर गैस है और गैस पर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, लो इसको हम गर्म कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो ये कण तो आओ दूर दूर में जाए लगेगा जी। ये जो कण है और दूर दूर जाए लगेगा, और जब ये कण और दूर दूर जाए लगेगा तो मेरे प्यारे साथियों यह सोचने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, यह सोचने वाली बात है, समझना बाबू, कि जब कण दूर दूर चल जाएगा तो वो कन्हैया तो आओ दूर चल गया तो भाई भूलेगा कैसे। भूलने के लिए कण आओ सटना चाहिए था, और कण आओ दूर दूर चल गया तो समस्या हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रेशर का प्रयोग करते हैं, है ना। और इसी प्रेशर को लेकर ना
हेनरी नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया। दूसरा चीज गरम, गरम से बहुत बात हमको याद आ गया, समझिए। जब गरम आप लोग कहीं दिए तो ताप के बारे में तो बड़ा बढ़िया बात याद आ गया बाबू, समझिएगा। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं? कोल्ड ड्रिंक्स CO2 CO2 कह रहे हैं, हाँ वो सही है कह रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। स्प्राइट तो आप लोग बहुत पीते होंगे, है ना, बहुत स्प्राइट का ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड तो नहीं इंडिया में जरूर कह सकते हैं, खास करके हमारे बिहार में। चलिए स्प्राइट, तो ये स्प्राइट जो है ना मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, ये जो स्प्राइट है ना, समझिएगा आप लोग, ये स्प्राइट क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। स्प्राइट है क्या? स्प्राइट समझिए कि एक तरह से चीनी के शरबत है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, यही समझिए आप लोग खाली बढ़िया से। अंतर कुछ रहता है कि चीनी के शरबत में ना खूब बढ़िया से एकरा में कार्बन डाइऑक्साइड घोल देता है, और वही हमने इतना कड़ा लगे लगता है तो हमने मजा आ जाता है हमने के। तो भाई हमने पैसा देके CO2 खरीदते हैं, और आप लोग को तो सबके पता है कि CO2 हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है कि नहीं है, लेकिन खरीदते ना हम लोग, बिल्कुल खरीदते हैं। तो भाई CO2 हम लोग खरीदते इसमें डालते हैं। बहुत से ज्ञानी बच्चे जो हैं वो क्या बोलते हैं, सर जानते हैं आप, स्प्राइट में जब CO2 रहता है ना, तो जैसे ही हम लोग बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो बाहर निकल जाता है, तो हम लोग CO2 नहीं पीते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप एक प्रयोग भी कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है ही, अगर आप स्प्राइट पिए तो ध्यान दीजिएगा स्प्राइट पर मेरे प्यारे भाई, कि आप एक बार ढक्कन को खोल दीजिए, ठीक है ना, खोल के ढक्कन फेंक दीजिए, चाहे ठीक जो करिए, ढक्कन खोलने से सारा गैस बाहर निकल गया ना। अब फिर से ढक्कन को लगा के एक बार इसे हिलाइए तो, अब फिर खुलकर तो नहीं गैस निकलता है, करके देखिए ना। जब एक बार ढक्कन खोलने से सब गैस बाहर निकल ही गया तो दोबारा गैस कहाँ से आ गया, देखिए कहाँ से आ गया से। जब स्प्राइट बनता है ना मेरे भाइयों, तो ये जो ढक्कन सब शुरू में खुला रहता है, ठीक है ना, क्या करता है ना कंपनी वाला कि CO2 तो गैस है ना, तो CO2 गैस मतलब उसके कण बहुत दूर दूर है, CO2 गैस है तो इसके कण क्या है, बहुत दूर दूर है। तो ये जो कण बहुत दूर दूर है बाबू, इसको जबरदस्ती प्रेशराइज करके चाप के इसको जो है ना सेकरा में डाल देता है, जबरदस्ती चाप के एकदम, जैसे ही डालता है ना बाबू एकदम कस के अपनी बोतल बंद कर देता है, एकदम सील कर देता है बोतल को। अब गैस बाहर निकल ही नहीं पाता है। जानते हैं उस जखनी स्प्राइट वगैरह भरा रहेगा ना, माने बोतल जब सील रहेगा ना, तो चापिएगा तो एक ठोप नहीं चपेगा, एकदम हार्ड हो जाता है बोतलवा, क्योंकि अंदर जो बाबू CO2 गैस है बेचारा चाह रहा है कि हम बाहर निकलें, ये तो फैलने का प्रयास करबे करता है बाबू, लेकिन फैलेगा कैसे, एकदम बंद न कर दिया है। अब बेचारा धीरे धीरे मजबूरी में एने ओने घुल जाता है, अब पूरा बोतल में फैल जाता है। और हमारे कुछ ज्ञानी लड़के क्या कहते हैं कि नहीं सर, जो बोतल रहता है ना वो बोतल के ढक्कन के पास ही सिर्फ रहता है ना, इसीलिए इतना दूर भरता है, इतना दूर खाली रहता है ना। भाई ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि यहाँ पर CO2 गैस रहता है, हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा भी तो एक सवाल है, तो बहुत बड़ा प्रयोग है नहीं, ये भी तो आप प्रयोग कर ही सकते हैं भाई। आप ऐसा कीजिए कि बोतल के ढक्कन को खोल दीजिए, तो इतना सब गैस बाहर निकल गया, सब गैस बाहर नहीं, इसमें कोई CO2 गैस नहीं है। अब हम कहते हैं कि फिर से ढक्कन लगाइए, एक बार बोतल हिला के फिर से खोलिए तो गैस नहीं निकलता है। जब गैस निकल रहा है, इससे प्रूफ होता है कि अंदर घुल गया। तो कैसे घुला समझ में आया, हाई प्रेशर के कारण इसको बहुत कस के प्रेशराइज करके अंदर चाप देता है, इसलिए घुल जाता है। और देखिएगा इस सब बोतल पर लिखा रहता है प्लीज स्टे इन ड्राई एंड कूल प्लेस, है ना, कूल प्लेस। बाबू इन लोगों को स्टोर जब करना है, मतलब रखना है, तो कहाँ रखना है, ठंडा जगह पर रखना है, गर्म जगह पर नहीं रखना। बताओ गर्म जगह पर काहे न रखेला, कहा हम तो जान ही रहे हैं ना, हमने क्या पढ़ रहे हैं, गैस की द्रव में विलीयता। बहुत से दवाई देखते होंगे आप, बड़ी दवाई पर लिखा रहता है कि ना प्लीज स्टोर इन ड्राई प्लेस, कूल एंड ड्राई प्लेस। भाई ऐसा क्यों कहता है, समझते हैं आप लोग? भाई समझ लीजिए, उसमें जो गैस अगर घुला हुआ है ना, स्प्राइट गर्म करेंगे, जो स्प्राइट को गर्म करेंगे बाबू, तक गैस के कण जो है साफ गर्म होगा, खिसियाएगा, कण के बीच की दूरी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बोतल ब्लास्ट हो सकता है बाबू, बोतल फट सकता है। कब? जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब। इसलिए कहता है कि जेकरा में गैस, जौन बोतल में, ध्यान रखना बाबू, जौन बोतल में गैस घोरल है,
कौची में, लिक्विड में, द्रव में, तो हमेशा प्रयास करे कि हम उसको ठंडा जगह पर रखें, गर्म जगह पर नहीं रखें। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ताप बढ़ाने से विलयता घटता है। अगर इसको गर्म कर देखते हैं, फ्रिज ठंडा, एकदम ठंडा, एकदम चिल रहता है, जिसको लोग बोलते हैं चिल। तो बाबू एकदम जो ठंडा रहता है ना, ठंडा रहने से क्या होगा, ये सब कण आपस में सटेगा, दूर जाके प्रयास नहीं करेगा। बताओ कि अगर कोई कण है और दूर जाके मान एकदम नजदीक नजदीक है और दूर जाके प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसमें गैस का गुण आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम ठंडा करीब चल जाएंगे, ये सब कण सटित चल जाएगा। तो जितना ठंडा रखिए उतना बढ़िया आपको पिए में लगेगा। कोची बाबू, स्प्राइट जितना गर्म होगा पिए में उतना खराब लगेगा। और एक बताओ, समझ लीजिए, आप लोग सोच रहे हैं सर चीनी के शरबत कैसे है, तो भाई हमारे को बात मानिए कि स्प्राइट आप लोग लीजिए और उसको एक बर्तन में डाल के छोड़ दीजिए, स्प्राइट के झल दीजिए वो बर्तन में, अब आधा घंटा बाद पीजिए ना, देखिए क्या है उसमें, मजा आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, बस वही मिलेगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बाबू गैस को जब हम लोग किसी द्रव में घोलते हैं तो टेम्परेचर हम बढ़ाते नहीं बल्कि प्रेशर बढ़ाते हैं। इसलिए CO2 को हाई प्रेशर पर लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल और हमारे पास है, यही हेनरी का बाबू नियम है, हेनरी का उपयोग है। अच्छा वाह बात तो बाबू भूल ही गए बताना आपको हम, ये जो बोतल था ना बउआ, स्प्राइटे के बोतल है, ये जो बोतल था 200 ml का था, छोटका बोतल बा 10-20 रुपया मिलता नहीं है शीशिया वाला, वो वाला बोतल बा है। एक वाव बोतल आता है 2.5 लीटर के, खूब बड़का का आता है, नीचे इसमें रहता है, ये बोतल है स्प्राइट के 2.5 लीटर के। अब आप सही पूछना चाहते हैं बाबू कि जितना एकरा में CO2 डाला उतने एकरों में डालेगा CO2, ये तो आप ही समझ रहे हो कि एकरा में ज्यादा डालेगा, कहे कि ज्यादा अमाउंट है, ये 2.5 लीटर है ना। अब सोच लीजिए 10 गुना से भी ज्यादा है, ये 200 ml है, ये कितना हुआ 2,500 ml, 2.5 लीटर में 2.5 ml हुआ ना जी। अब सोचिए आपको कि 10 गुना से भी ज्यादा है ये वाला, तो भाई इसमें CO2 की मात्रा भी तो ज्यादा रहेगी। जी हाँ, अब CO2 के मात्रा ज्यादा रहेगा, समझना बाबू, जब CO2 के मात्रा एकरा में ज्यादा रहेगा, केकरा में, बड़का में, तो भाई एकरा में ज्यादा प्रेशर लगेगा, एकरा में कम प्रेशर लगेगा, एकरा में प्रेशर कम लगेगा CO2 क्योंकि इसमें कम CO2 तो कम प्रेशर लगेगा, इसमें ज्यादा CO2 इसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा। यही तो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम है कि कोई पदार्थ है ना, कोई पदार्थ है, एक्स मतलब होता है मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य हम कहा ले रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? पता है कि पदार्थ का मात्रक क्या होता है बाबू, कोई बताएगा लेकिन पदार्थ का मात्रक क्या होता है, बताएंगे आप लोग? पदार्थ का मात्रक होता है बाबू मोल। पदार्थ का मात्रक क्या, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो मोल जो है ना एक्स में आता है, मोल प्रभाज्य में आता है, तो मोल जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने प्रेशर के, है ना, कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल के। बता सकते हैं आप लोग? जी हाँ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल के। ये वाला नहीं हो सकता है, यो को बड़ा बातें आ गया बाबू, यो सीख लीजिए आप लोग अभी तुरंत। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। पूछिए क्यों? पहले बात समझिए, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, इसका मतलब क्या हो कि मोल प्रभाज्य दाब पर निर्भर है। इसका मतलब है कि मोल प्रभाज्य दाब पर निर्भर है, समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि मोल प्रभाज्य पदार्थ की मात्रा, मोल प्रभाज्य मतलब क्या समझिएगा? मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। मोल प्रभाज्य अपने दाब पर निर्भर है, ठीक है ना। मोल प्रभाज्य दाब पर निर्भर है, तो भाई ये बात से बात नहीं बनता है। ये वाला बात देखिए, अब दाब उसके मोल प्रभाज्य पर निर्भर है। मोल प्रभाज्य मतलब कौन सी बाबू? मात्रा। मेरे प्यारे साथियों, बस यही आपको हम समझाना चाहते हैं कि मात्रा जितना रहेगा, मात्रा जितना रहेगा प्रेशर उतना ही रहेगा। इसको अगर आप हिंदी में लिखिएगा भाषा में, तो इसका भाषा क्या लिखाएगा कि दाब मोल प्रभाज्य के समानुपाती है। दाब मोल प्रभाज्य के समानुपाती है, मतलब दाब मोल प्रभाज्य पर निर्भर है ना। दाब किस पर निर्भर है? मोल प्रभाज्य पर निर्भर है। तो जब दाब मोल प्रभाज्य पर निर्भर है, इसका मतलब क्या है? मोल प्रभाज्य माने मात्रा। जितना ज्यादा हम गैस के मात्रा डालेंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, पी माने प्रेशर, है ना। तो अगर गैस के मात्रा कम रहेगा तो दाब कम लगेगा, और गैस के मात्रा ज्यादा रहेगा
तो दाब ज्यादा लगेगा, इसलिए लिखा गया बाबू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। X माने मोल प्रभाव, जिसमें पदार्थ की मात्रा को रखा गया है। तो बाबू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X रखा गया कि दाब मात्रा पर निर्भर रहेगा, मतलब जितना मात्रा रहेगा उतना हम दाब लगा देंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं सर P प्रोपोर्शनल X चाहे X प्रोपोर्शनल P, बतिया तो बराबर है ना, बतिया बराबर तो है बाबू, लेकिन इसका अर्थ बदल जा रहा है। क्या बदल जा रहा है कि मोल प्रभाव दाब पर निर्भर है, पदार्थ की मात्रा दाब पर निर्भर है। माने हमारा जितना दाब रहेगा, माने कि हमारे पास दाब है 2 ATM है ना, 2 ATM दाब है, अब 2 ATM का प्रयोग एकरे में हो गया, तो 2 ATM का प्रयोग अगर एकरा में हो रहा है, अब एकरा में अगर हमको घोलना है तो 2 ATM लगेगा। अब अगर हम दाब पर निर्भर हो गए तो 2 ATM ही लगेगा, उतने CO2 घोलेंगे जितना में 2 ATM हम चाप सकते हैं। मैं फिर से समझाना चाह रहा हूं, आप घबरा रहे हैं बाबू। मेरे कहने का मतलब ये है बाबू कि छोटा बोतल है, आई बड़ा बोतल है, ठीक है ना। अब इसमें CO2 जो डालेंगे हम कम डालेंगे, इसमें CO2 कम डालेंगे, इसमें CO2 ज्यादा डालेंगे, डालेंगे ना बाबू। इसमें CO2 कम डालेंगे, इसमें CO2 क्या करेंगे, ज्यादा डालेंगे। जब इसमें CO2 कम डालेंगे, इसमें CO2 ज्यादा डालेंगे, तो भाई CO2 कम डालेंगे प्रेशर कम लगेगा, CO2 ज्यादा डालेंगे प्रेशर ज्यादा लगेगा, सीधा बात हो गया। तो CO2 मान हो गया पदार्थ की मात्रा X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, सॉरी X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। तो अगर ई लिखा है तो गलती लिखल है, X माने कौन चीज हुआ, पदार्थ की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। तो ई बात के मतलब कौन चीज हुआ, ई बात के मतलब हुआ बाबू कि CO2 दाब पर निर्भर है, सही बात है। X माने पदार्थ की मात्रा माने CO2 दाब पर निर्भर है, सही बात है। CO2 दाब पर निर्भर है कि दाब निर्भर है CO2 पर, इसलिए बाबू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X होगा। मतलब क्या है कि प्रेशर दाब X पर निर्भर है, X यहाँ पे कौन है, CO2। जितना ज्यादा हम CO2 इसमें डालेंगे उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। दोनों बात की अगर आप बढ़िया से एक्सप्लेन करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। बाबू फिर से मैं समझा रहा हूं, X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P का मतलब क्या है कि X माने पदार्थ की मात्रा है ना, मोल जो है P पर निर्भर है। भाई P पर निर्भर मतलब कुछ होगा कि छोटा बोतल है, आई बड़ा बोतल है ना, इसमें हमको 2 ATM लगता है, इसमें हमको 3 ATM, हमारे पास इतने दाबे हैं, हमारे इसमें लगाने के लिए हमारे पास 2 ATM है, इसमें लगाने के लिए हमारे पास 3 ATM है। अब सवाल यह है बाबू कि अगर एकरा में CO2 घोलेंगे हम 2 लीटर, मान लेते हैं 2 लीटर एकरा में घोलेंगे, एकरा में घोलना है हमको 5 लीटर CO2, क्योंकि बोतल बड़ा है ना, ज्यादा बड़ा है। एकरा में 2 ATM प्रेशर यूज हो रहा है, एकरा में 3 ATM हो रहा है, तो भाई 5 लीटर घोल पाएंगे हम, नहीं कभी घोल पाएंगे। इसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लीटर हो जाएगा, 3.5 लीटर घोल पाएंगे हम लोग, 2 लीटर 2 ATM ऐसे ऐसे करके हम बता रहे थे। तो बस यही आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि मोल प्रभाव मतलब पदार्थ की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग ऐसे निर्भर हैं कि अगर बोतल छोटा है तो CO2 कम रहेगा, CO2 कम रहेगा तो प्रेशर भी कम रहेगा, यानी प्रेशर कम रहेगा CO2 के अनुसार। मतलब साफ समझिए, प्रेशर CO2 पर निर्भर करता है, प्रेशर हम उतने लगाएंगे CO2 जितना रहेगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा कब, जब CO2 बढ़ेगा तब। अब इसी चीज को हम उल्टा लिख दें, CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, इसका मतलब कौन चीज, CO2 बढ़ेगा कब, जब प्रेशर बढ़ेगा तब। हम प्रेशर बढ़ने का इंतजार करेंगे तब हम CO2 घोलेंगे। ये तो बात यही ना कह रहा है कि CO2 बढ़ेगा कब, जब प्रेशर बढ़ेगा तब। तो भाई बात गलती नहीं हो गया। हम अगर मान लो कि मेरा बोतल बड़ा है, हमको CO2 ज्यादा घोलना है, तो हम देखेंगे कि मेरे पास प्रेशर है कि नहीं है। भाई हम CO2 के अनुसार ना प्रेशर बढ़ाएंगे। इसलिए बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, टीचर लोग भी बात को उल्टा पलटा बच्चों के सामने कर देते हैं कि P प्रोपोर्शनल X चाहे X प्रोपोर्शनल P, का मतलब तो बतिया बराबर नहीं है। अरे बराबर नहीं है बाबू, इस बात को समझिए। चलिएगा, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा बाबू। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिएगा। और कुछ नहीं, बस मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CO2 और CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। बस यही बात अगर आप समझ लीजिएगा तो बस सब समझ लीजिएगा।
कि पहले पी होगा कि अंतिम में पी होगा। एकर मतलब क्या है, एकरा एक्सप्लेन कीजिए तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कीजिए ना। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CO2, इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा कब, जब CO2 के अमाउंट बढ़ाएंगे तब। तो जब CO2 के अमाउंट बढ़ाएंगे कब, जब बोतल बड़ा रहेगा तो CO2 का अमाउंट बढ़ा देंगे। यही कुछ कह रहा है कि CO2 बढ़ाएंगे कब, जब प्रेशर बढ़ेगा तब। बताओ बोतल में पहले ही से प्रेशर बढ़ जाएगा? अरे बोतल में पहले ही से प्रेशर बढ़ेगा ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। ई वाला सही है, ई वाला गलत है, इसलिए ई वाला पर हेनरी का नियम कहता है। तो हेनरी नामक वैज्ञानिक ने यही चीज बताया है। क्या बताया है मेरे साथियों, कि जितना पदार्थ की मात्रा रहेगा उतने हम प्रेशर देंगे। एकरा में CO2 कम घोलना है तो कम प्रेशर यूज करेंगे, एकरा में CO2 ज्यादा घोलना है तो ज्यादा प्रेशर यूज करेंगे। यही तो बात है, बस, है ना। यही हेनरी का नियम है। एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, है ना। अब भाई अगर हम लोग समझते हैं इन चीजों को, देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, अब यहां पे बात आज मुझे एक बात याद आ गया भाई। मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि आप लोगों को कल हम एक विशेष अतिथि से मिलाने वाले हैं। जी हाँ, और आप लोग जो यूट्यूबर पढ़ रहे हैं वो उन्हीं का देन है। मुझे तो मोबाइल चलाने ज़्यादा विशेष आता नहीं था, मैं तो कुछ दिन तक छोटा वाला मोबाइल ही रखता था, लेकिन इधर 1-2 साल से मैं बड़ा वाला मोबाइल रखता तो ज़्यादा मैं विशेष जानता नहीं था। लेकिन हमारे एक मित्र हैं, है ना, बड़े भैया समझिए, तो उनसे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा कल, और जिन्होंने हमको सहयोग किया और आपके बड़े भैया को भी सहयोग करने वाले हैं, और वो कैसे सहयोग करने वाले हैं बताऊंगा आपको, है ना, अगले क्लास में, अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा। एक चीज और समझिए, जलीय जीव, जलीय जीव, अगर जलीय जीव पर बात करें बाबू, ध्यान रखिएगा, जलीय जीव, अगर जलीय जीव पर बात करें मेरे साथियों, ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं जलीय जीव के बारे में। मछली हो गया, ये सब जलीय जीव जो है कहाँ रहता है, जल में रहता है। मछली वगैरह, तो ये सब जब जल में रहता है मेरे साथियों, समझिएगा, जब जल में रहता है, समझना बाबू, कहाँ रहता है, जल में। अब बाबू जल में कौन सी रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब घुला हुआ रहता है। कहाँ, जल में घुला हुआ रहता है ना। कभी सुने हैं गर्मी के दिन में मछली मारी, कभी सुने हैं गर्मी के दिन में मछली मारते हुए? ठंडा के दिन में मछली मराता है बाबू, ठंडा के समय मछली मराता है, काहे, धान के मौसम रहता है, धान खेत में से बड़े लोग मछली मारते हैं, आप लोग मार रहे भी होंगे, ठीक ना। गर्मी में कोई मछली मारे सुने हैं, बड़ी कम। काहे बाबू, जब वातावरण गर्म होता है तो बाबू जल भी गर्म हो जाता है। जब जल गर्म हो जाता है ना, तो आपको पता ही होगा, अभी पढ़ाया हमने कि बाबू कोई भी द्रव में अगर किसी गैस को हम लोग डालते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते नहीं हैं, घटाते हैं। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो O2, N2 सब बढ़िया से घुलेगा। हालांकि ज्यादा मात्रा में घुला हुआ तो है नहीं, एक बात हम याद रखिएगा बाबू, बहुत कम अमाउंट में घुलता है बाबू, 2 ml घुलता है लगभग 1 लीटर में, बहुत कम अमाउंट में घुलता है O2, N2 ये सब जल में, बहुत कम अमाउंट में घुलता है। कौन, O2 वगैरह ये सब, एक तो बहुत कम अमाउंट में घुला हुआ है ही। अब जल को आप क्या कर दिए, गर्म कर दिए, तो रहेगा, ये फट से ना बाहर निकल जाएगा। इसलिए गर्मी के मौसम में बड़ा मुश्किल हो जाता है जलीय जीवों को रहना, जब जल गर्म हो जाता है मेरे साथियों, समझ गए ना। इसीलिए वातावरण का टेम्परेचर बना रहना चाहिए। नदी में मछली रहती है ना, क्यों रहती है बाबू, क्योंकि नदी का पानी ज्यादा गर्म हो नहीं पाता, खाली ऊपर वाला लेयर गर्म होता है, अंदर वाला लेयर गर्म नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग समझिएगा बढ़िया से। तो गर्मी के मौसम में जलीय जीवों को बहुत कठिनाई होती है सांस लेने में, क्योंकि जब जल गर्म हो जाता है तो बहुत से ऑक्सीजन ऊपर उड़ जाते हैं, है ना। और ठंडा रहता है तो भाई ऑक्सीजन तो आराम से घुल ही सकता है, पढ़ा आप लोगों ने। तो आइए पढ़ते हैं हेनरी का नियम। आप लोग लग रहा है सर बहुत बकवास करता है, इतना ज़्यादा बोलते हैं कि एकदम दिमाग खराब कर देते हैं। भाई आपके लिए ही बोलते हैं, हम आपके लिए ही बोलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है ना। तो एक प्रश्न लिखा जाए, एक प्रश्न लिखिए तो हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखें। हेनरी का नियम क्या है तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखें, तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखें, अनुप्रयोगों को लिखें।
अनुप्रयोगों को लिखें। अनुप्रयोगों को लिखें। भाई ध्यान दीजिए, हेनरी का नियम, आंसर लिखिए, लिखा जाए। 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में हेनरी नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैस की द्रव में विलयता के संबंध में गैस की द्रव में विलयता के संबंध में एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। गैस की द्रव की विलयता के संबंध में एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। लिख लिए बाबू, हेनरी का नियम कहते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और शुरू कीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा। नियम क्या है हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अब लिखिए, जब किसी गैस को किसी द्रव में घोला जाता है, जब किसी गैस को किसी द्रव में घोला जाता है, तो उस पर लगने वाला आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस पर लगने वाला आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस पर लगने वाला आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात तो यहां पे एक चीज समझ लीजिए आप लोग, देखिएगा, समझिए आप लोग। देखो इधर, लगने वाला आंशिक दाब बाबू, आंशिक दाब को हम मान लेते हैं P माने प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x माने कौची, मोल प्रभाज। किताब में छोटकी x भी लिखा रहता है, ओकरा से घबराइएगा नहीं आप लोग। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। अब बाबू हटेगा तो कुछ न कुछ तो कांस्टेंट आएगा ना, तो होता है KHX। KH कहाँ है? KH क्या है बाबू? जहां KH हेनरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ हेनरी इसको बोलते हैं ना, हेनरी नियतांक। जहां KH क्या है बाबू? हेनरी नियतांक है मेरे साथियों, हेनरी कांस्टेंट है। तो नीचे लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, माना कि आंशिक दाब P तथा मोल प्रभाज x है। अतः हेनरी के अनुसार इसको लिख लीजिए बाबू। हेनरी के अनुसार क्या हुआ? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। भाई x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P मत लिखिएगा, गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने समझाया अभी कुछ देर, बहुत उस पर हम लोगों ने बहस किया है आपसे, ठीक है ना। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x लिखेंगे, दाब लगेगा मोल प्रभाज के अनुसार, उल्टा नहीं हो सकता है। चलिएगा लिख लिए आप लोग, नीचे लिखिएगा। हाँ, इसके नीचे लिखिए, KH का मान बढ़ने से लिखिए बाबू, गैस की द्रव में विलयता घटने लगती है। KH का मान बढ़ने से गैस की द्रव में विलयता घटने लगती है। जी हाँ, याद रखिएगा, KH का मान जितना ज्यादा होगा है ना, गैस की द्रव में विलयता क्या होगी? घटेगी, क्योंकि प्रेशर कमने लगता है बाबू। तो KH बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो x/P।
क्यूएच बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा पी। एक्स क्या हुआ बाबू, मोल प्रभाव कोई पदार्थ के, गैस के, और पी माने कौची हो गया, प्रेशर, है ना। चलिए एक और नीचे लिखते हैं अनुप्रयोग, है ना, अनुप्रयोग। एक बात और समझ लीजिए बाबू, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग और कहीं कहीं लिखा रहता है खाली प्रयोग। प्रयोग और अनुप्रयोग में क्या अंतर है आप लोगों को समझ में आता है। अगर हम प्रश्न लिखाते कि हेनरी के नियम का प्रयोग लिखें, तो प्रयोग मतलब एक एक लाइन में, फलाना में, चिलाना में, ढकाना में, ठीक है ना। और अनुप्रयोग मतलब अगर फलाना में बोले ना आप, तो उसके बारे में बताइए कैसे होता है। माने प्रयोग का अगर हम वर्णन करते हैं अच्छे से कि कैसे होता है, उसको अनुप्रयोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग हेनरी के नियम का कहां कहां उपयोग होता है हम लोग बात करते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, नीचे अनुप्रयोग लिख के नीचे पहला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में CO2 को, CO2 को उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है, उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे, जिससे धीरे धीरे विलय हो जाता है, जिससे धीरे धीरे विलय हो जाता है, विलय हो जाता है, विलय हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बउआ, जैसे ही हम लोग बोतल का ढक्कन खोलते हैं CO2 बाहर निकलने का प्रयास करता है, और एक बार में कभी CO2 बाहर नहीं निकल पाता है। जो बोतल के मुंह पर जमा रहता है वही CO2 खाली बाहर निकलता है। अब फिर बोतल को हिलाइए, फिर अंदर से CO2 बाहर निकलेगा, देख लीजिए करके आप। दूसरा पॉइंट लिखिए बाबू, जब समुद्री गोताखोर, जब समुद्री गोताखोर, जब समुद्री गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, जब समुद्री गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, तो बाहरी दबाव अधिक हो जाता है, तो बाहरी दबाव अधिक हो जाता है, जिससे, जिससे शरीर में उपस्थित गैस, जिससे शरीर में उपस्थित गैस बहुत आसानी से और जल्दी विलय हो जाते हैं, सॉरी खून में विलय हो जाते हैं, खून में विलय हो जाते हैं, खून में विलय हो जाते हैं। लेकिन जब वे समुद्र के सतह की ओर आते हैं, लेकिन जब वे समुद्र की सतह की ओर आते हैं, तो सतह की ओर आते हैं तो दाब घटने लगता है, और सभी गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इस बीमारी को बेंड्स, BENDS, इस बीमारी को बेंड्स, इस बीमारी को बेंड्स कहा जाता है, इस बीमारी को बेंड्स कहा जाता है। इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए गोताखोर सांस लेने की टंकी ले जाता है, इससे बचने के लिए गोताखोर सांस लेने की टंकी ले जाता है, सांस लेने की टंकी ले जाता है, टंकी ले जाता है, जिसमें हीलियम 11.7%, ऑक्सीजन 32.1% तथा नाइट्रोजन 56.2% होता है, जो रक्तचाप को ठीक करता है, जो रक्तचाप को ठीक करता है, ठीक करता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग इन बातों पर विचार करें तो देखो होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, यहां पे समझिएगा आप लोग। देखो यार, पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ रहा है हेनरी का नियम,
लेकिन सिर्फ लिख के लेकर रट लेता है। लेकिन हम लोग हर चीज समझ लेंगे ऐसे ढंग से, ठीक है ना। ये बात को आप लोग समझ लीजिए। ये मान लेते हैं कि समुद्र है बाबू, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कुछ ये बाबू समुद्र है। समुद्र तो बहुत ज्यादा गहरा होता है ना, बहुत ज्यादा गहरा होता है। अब कोई व्यक्ति जो है समुद्र के सबसे निचले सतह में, कहाँ गया, समुद्र के सबसे निचले सतह में, व्यक्ति है, पर्सन है कोई, इस समुद्र के सबसे निचले सतह में है। तो यहाँ पे ना पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है बाबू। अब बताओ, अभी तो बताए ना हम कि प्रेशर रहने से विलेयता बढ़ती है। तो हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस क्या ले रहे हैं, गैस। अब गैस जाके कहाँ घुल रहा है, ब्लड में। तो फिर तो यही ना हो गया, गैस की द्रव में विलेयता। ब्लड क्या है, द्रव है नहीं, कोलाइड ये द्रव है, लेकिन द्रव है। तो भाई जब जो ऑक्सीजन जाता है ना, एकदम फट घुल जाता है, जल्दी जल्दी घुल जाता है। क्या है, नीचे प्रेशर बढ़ जाता है। ये तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये आदमी धीरे धीरे ऊपर आवेगा तब तो प्रेशर खत्म हो गया। अब प्रेशर उतना हाई नहीं है, जितना प्रेशर था पहले नीचे गबड़ा में जितना प्रेशर था उतना प्रेशर ऊपर है नहीं है। अब जब प्रेशर नहीं है तो क्या होगा बाबू, अभी ना बताया मछलिया वाला बतिया कि जब गर्मी के मौसम आएगा तो भाई क्या हो जाएगा, सब गैस बाहर निकले रहेगा। प्रेशर कमेगा, सब गैस बाहर निकले रहेगा। कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन खोल देंगे, प्रेशर कम गया, सब गैस बाहर निकल गया, CO2। वैसे ही बाबू जैसे ही ऊपर आएगा सब गैस अंदर से बाहर निकल जाएगा बुलबुला बन के, फिर तो आदमी मर ही नहीं जाएगा। उस आदमी मर भी जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा। इसीलिए वो आदमी साथ ले जाता है टंकी, सिलेंडर सांस ले वाला टंकी, देखे होंगे आप लोग, है ना। ओकरा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम रहता है जो उसको बैलेंस करता है प्रेशर को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सही कर देता है। तो आपको समझ में आया कैसे होता है वाला से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट है हीलियम का हेनरी का अनुप्रयोग में लिखा जाए। जब कोई पर्वतरोही पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाता है, जब कोई पर्वतरोही पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाता है, पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाता है, पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाता है तो पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाता है तो लिखिए बाबू, ऑक्सीजन का दबाव घटने लगता है, ऑक्सीजन का दबाव घटने लगता है, जिससे मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। इस बीमारी को एनॉक्सिया, ANOXIA, इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। इससे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, इससे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए बाबू, जिसके कारण पर्वतरोही सांस लेने की टंकी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पर्वतरोही सांस लेने की टंकी का प्रयोग करते हैं, सांस लेने की टंकी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पर्वतरोही सांस लेने की टंकी का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, उस समुद्र वाला में क्या था कि जब नीचे था तब प्रेशर ज्यादा था, खूब घूल रहा था, ऊपर आया प्रेशर कम गया, कम घूलने लगा, बेचारा को दिक्कत हो गया। अभी भाई साहब आप ऊपर चल गए, अब जितना ऊपर जाएंगे जी ऑक्सीजन का दबाव उतने कमेगा ना, फिर दबाव कम गया, फिर प्रेशर कम गया। अब जब प्रेशर कमेगा तो कम घुलेगा बॉडी में। अब बताइए कि अंदर जब ऑक्सीजन जावे नहीं करेगा तो आदमी क्या करेगा, तो सोच ही नहीं पाता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब भाई साहब चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, ये तो ध्यान रखना है, पर्वतरोही पर्वत चढ़ रहा है, हिमालय चढ़ रहा है वो, और उसका सोचने समझने की शक्ति खत्म। कहाँ जा रहा है, ऊपरे। आप चल जाएगा ऊपर ही वो, कब, जब एनॉक्सिया हो जाएगा तब, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा तब। इसलिए पहाड़ पर चढ़े तो ध्यान रखें कि पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि हम लोग सांस लेने की टंकी का प्रयोग करें। अगर आप हेनरी का नियम पढ़े हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे समुद्र के अंदर जाइए चाहे पहाड़ के ऊपर जाइए, हमने की कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पढ़ना लिखना ही बहुत जरूरी है, बौरही करे से कोई फायदा नहीं है। और हम लोग याद सीखा कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है बाबू, CO2 एकदम अंदर तक बढ़िया से घुलल रहता है।
इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग न पिए, काट करें उसको, न पिए ज़्यादा बेहतर है। हाँ, उसके जगह पर आप शरबत पिए, सत्तू पिए, ठीक है ना। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सत्तू बहुत फायदेमंद चीज़ है बाबू गर्मी के मौसम में। बाबू आप शरबत बना के पीजिए, नींबू डाल के, नमक डाल के, वो बहुत सेहत के लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, एक न्यूमेरिकल है बाबू, है ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा जाए न्यूमेरिकल। लिखिए 293 केल्विन ताप पर, क्वेश्चन लिखा जाए 293 केल्विन ताप पर, 293 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन गैस जल में प्रवाहित करते हैं। 293 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन गैस जल में प्रवाहित करते हैं। नाइट्रोजन गैस जल में प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो 1 लीटर, तो 1 लीटर, तो 1 लीटर जल में प्रवाहित करने पर कितना, कितना मिनी मोल, हाँ बाबू मिनी मोल, यहाँ पे मिनी मोल लिखा हुआ लेकिन गलत है, यहाँ पे मिली होना चाहिए, मिली मोल। कितना मिली मोल, मोल पहले निकाल लेंगे, उसको मिली में चेंज कर लेंगे, मिलीमीटर जानते हैं ना। कितना मिली मोल, कितना मिली मोल विलय होगा, विलय होगा, कितना मिली मोल विलय होगा जब नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब, जब नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब 0.987 बार हो, जब नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब 0.987 बार हो, तथा तथा KH बराबर 76.48 बार हो, तथा KH बराबर, जिसको हम लोग हेनरी नियतांक बोलते हैं, 76.48 बार हो, है ना। चलिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू एनसीईआरटी का, समझ गए ना। आइए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। बहुत देखिए आप लोग जो है ना न्यूमेरिकल, देखिए जहां पे न्यूमेरिकल आ गया, ढेर लेकिन के मन घबराए लगा कि अब न्यूमेरिकल आ गए, फिर ही कचकच कर तू। भाई हम नहीं कचकच कर रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो इसके पहले आप लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ा, जो अब बहुत से बच्चों को बहुत भारी लगा, वो 11 का न्यूमेरिकल था, वो 11th में भी पढ़ना था। अच्छा 11th पढ़ला के बाद यहाँ ये पढ़ना था, तो जहां आपको दोबारा में पढ़ना है वहां आप पहले बार पढ़ रहे हैं तो आपको भारी नहीं लगेगा। एक बार आपको यहाँ पहले पढ़ लेना था, तब नहीं यहाँ पढ़ना था। हुआ वो हल्का हल्का न्यूमेरिकल रहता है यही टॉपिक हुआ में, आप आ गए देख के और ही है तो भारी नहीं लगेगा आपको। तो आप तो अपन गलती कभी किसी को कहते नहीं है कि हम 11th को ले हैं, एक बार 12th पढ़ रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई उधर नहीं है। पढ़िएगा कम, अब ज्यादा सोचिएगा तो फिर कैसे होगा। आपको हम कम पढ़ा दें, पढ़ना है 16 चैप्टर 14 चैप्टर पढ़ा दें, अब खूब रिजल्ट आ जाएगा 70 में 70, कभी नहीं आएगा। ज्यादा पढ़िएगा ज्यादा फायदा होगा। हाँ तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाई क्वेश्चन था बाबू कि नाइट्रोजन गैस को हम लोग जल में घोल रहे हैं, कितने लीटर में, 1 लीटर जल में घोल रहे हैं, 1 लीटर जल में घोल रहे हैं। तो बाबू कितना मोल नाइट्रोजन विलय होगा, पहले मोल निकालेंगे अपने मिल मोल, फिर समझ समझाता हूं। 1 लीटर नाइट्रोजन है, जल है, 1 लीटर कौची है बाबू, जल, एकरा में कौची घोल रहे हैं, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस तो घुलेगा नहीं, कहा कि बाबू नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है बाबू, तो प्रेशर लगाना पड़ेगा जरा पर। तो प्रेशर कितना लगाया बाबू, 0.987 बार। इतना दाब का मात्रक होता है बाबू, दाब का ही मात्रक है, यूनिट है, ठीक है ना। इतना बार दाब लगाया बाबू, ठीक है ना। तो इतना बार दाब लगा तो जल में घोला, तो भाई कितना जल में घोल गया, सभी नाइट्रोजन घुल जाएगा, है ना। तो भाई ध्यान रखिएगा, सब नहीं घुलेगा, कितना घुलेगा वही निकालना है, कितना मोल नाइट्रोजन जो है क्या करेगा, जल में घुलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, अब बाबू इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या जानते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KH x, पागल बोल हैं, P बराबर KH x, जानते हैं जी, P बराबर KH x। बताइए अगर हमको x अगर बाबू x पर बात करें, हम लोग x पर बात करें, मान मोल प्रभार निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे बाबू, P बटा KH। P के मान कितना है 0.987, और एक मान कितना था बाबू 76.48 है, 76.48
4 बार, ये दोनों में कैंसिल की जगह आ जाएगा 1.29 गुणे 10 के पावर माइनस 5 बार, कैंसिल हो जाएगा ना मात्रक, तो मात्रक मात्रक इतना आ जाएगा बाबू। ठीक है, तो 1.29 गुणे 10 के पावर माइनस 5 आ जाएगा बाबू। अब सवाल ये है ना बाबू कि इतना आ गया और जब दोनों को सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब बाबू आ गया कुछ x बराबर आ गया कितना 1.29 गुणे 10 के पावर माइनस 5, x बराबर आ गया, x माने कुछ मोल प्रभाज। अब बताइए मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलय बटा विलय प्लस विलायक, विलय बटा विलय प्लस विलायक। मतलब इसका मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है? लिख देते हैं नाइट्रोजन का मोल, नाइट्रोजन का मोल बटा कुछ बाबू नाइट्रोजन प्लस जल का मोल। याद है मोल प्रभाज की परिभाषा? विलय का मोल और नीचे पूरा विलयन का मोल, इसको ना मोल प्रभाज कहते हैं। लेकिन हम नाइट्रोजन विलय को लेकर लिए हैं 1.29 गुणे 10 के पावर माइनस 5। अब बताइए बाबू, अब जान ही रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस है, तो गैस जल में तो ज्यादा विलय रहता नहीं है। अगर मान लो बाबू कि अगर हम जल की ही बात करते हैं, ठीक है ना, जल में एटमॉस्फेयर में जो एटीएम होता है 700 बाबू 7 बार, तो ये ध्यान रखिएगा बाबू कि जल में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन घुला रहता है, उसको नगण्य माना जाता है। यहाँ पे यही पॉइंट नया आपको समझना है मेरे प्यारे साथियों, है ना, एकदम समझना है आपको। क्या समझना है? कि नाइट्रोजन जो जल में घुला हुआ है वो बहुत कम मात्रा में घुला हुआ है, बहुत कम मात्रा में। क्यों जल में घुलता है बहुत कम मात्रा में? क्योंकि नॉन पोलर है, जबरदस्ती घुलाते हैं हमने, तो ये बड़ी कम घुलता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा बाबू कि इसको नगण्य माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को हटा दिया जाता है, इस नाइट्रोजन को हम लोग विलुप्त कर देते हैं, इसको हम लोग नगण्य इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत कम मात्रा में घुला हुआ है। तो बाबू ये वाला नाइट्रोजन हटा दे रहे हैं हम लोग। नाइट्रोजन का मोल, नाइट्रोजन का मोल बटा जल का मोल। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर नीचे वाला नाइट्रोजन हटा दिए, ऊपर वाला कहा ना हटाए? तो भाई ऊपर वाला घोरल है कोई में? ये अकेले ना है जी, ऊपर वाला अकेले ना है। जैसे समझिएगा बात, एक लड़का है राम, ठीक है ना, जो बहुत गंदा है, इतना गंदा है ना कि मत के, पढ़वे नहीं करता, खाली ऊपर पिताजी नाम रख दिए हैं राम, एकदम पुरुषार्थ, एकदम पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम राम है वो, लेकिन एकदम पढ़वे नहीं करता है। कहाँ? क्लास में। तो क्लास में ये भाई साहब के कोई महत्व नहीं है, सर जी एकदम रोज उसको डांटते हैं, तू चोटा पर नाम रख लिया खाली राम, काम कुछ नहीं तोरा, ठीक है ना। लेकिन जब ये लड़का घरे आता है अपन घरे, तो भाई साहब एक पापा जो है बोलते हैं राम बउआ, ए बउआ राम। देखिए ये लड़का कितना महत्व है, कहाँ? घरे। तो भाई ऐसा राम यहाँ पर 1000 गो है, तब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है कर। लेकिन जब राम अकेले आता है घर, अपन घरे अकेले ना है जी, तो बड़ी वैल्यू है राम के। हम क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? जल में नाइट्रोजन गैस बहुत कम घुला हुआ, बहुत कम। तो भाई जल में न घुला हुआ है नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे आप नगण्य कह सकते हैं, जल में नगण्य कह सकते हैं। लेकिन अलगे नाइट्रोजन गैस है तो में कुछ कहिए कि नगण्य है? जी नहीं। यही बात हमने यहाँ पे किया है मेरे साथियों, कि जल में नाइट्रोजन गैस बहुत कम घुला हुआ है, तो इस नाइट्रोजन को हमने विलुप्त कर दिया कि नहीं नगण्य है, इसको हटा देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन तो यहाँ पर अकेले न है, तो अकेले तो कोई में घुलल तो न है। ये लड़का बदमाश है, अकेले घर गेला पर बदमाश न है, घर गेला पर वही लड़का है, वही हीरो है, वही महाराजा है ना। लेकिन क्लास में अला पर दम खत्म है। तो वैसे ही जब नाइट्रोजन को हम जल में डालेंगे तब न बाबू नगण्य होगा, हम जब जल में डालवे न करेंगे तब। राम क्लास जाएगा तब न नगण्य होगा, आराम घर ही रहेगा तब। खूब बढ़िया है, बस यही समझना है। नाइट्रोजन को जब हम जल में डालेंगे तब नगण्य हो गया, लेकिन नाइट्रोजन मेरे साथियों ऊपर में ठीक रहेगा। अब नाइट्रोजन का मोल, नाइट्रोजन का मोल बाबू वही रहेगा 1.29 गुणे 10 के पावर माइनस 5। अब बताओ मेरे साथियों, नाइट्रोजन का मोल निकालना पड़ेगा। जल का मोल आपको निकाल बताए थे, एक मोल, शुद्ध जल का निकाले थे आपको मोलारता, हम शुद्ध जल का मोलारता 55.5 आया था, याद है आप लोगों को? 55.5 आया था बाबू। एम मने मोलरता, कभी निकलवा थे क्वेश्चन देख के हम।
शुद्धजल का मोल रहता है। इसका मतलब क्या है, 55.5 मोल प्रति लीटर, माने 1 लीटर में इतना मोल जल होता है। देख रहे हैं कितना पीछे से प्रयोग होता है। लेकिन कहता है कि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है। भाई 12th है, केमिस्ट्री है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है। आप लोग सब दिन मजा मार के आ जाते हैं पढ़ने, बचपन में कभी ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पे एक बार डायरेक्ट रखेंगे हम 55.5, बच्चा को लगा कहां से ले लो चीज सर। भाई तो पहले बता चुके हैं हम, मैं फिर बताया हूं अभी यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का मोल, नाइट्रोजन का मोल है ना बटा 55.5 है ना। जब इसको हम लोग गुना करेंगे बाबू, नाइट्रोजन का मोल बराबर है ना 7.16 गुण 10 के पावर -4, इतना मोल आ जाता है बाबू। 7.16 गुण 10 के पावर -4, इतना मोल आ गया। अब दिख रहा है आप लोगों को। अब बाबू इतना जो देखो, जब इतना ही मोल आ गया मेरे प्यारे साथियों, तो मोल आया ना, आई मोल नहीं पूछ रहा था, मिनी मोल पूछ रहा था। ध्यान रखिएगा, मिनी मोल पूछ रहा था। जी हाँ, मिनी मोल। तो मिली करने के लिए क्या करेंगे, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली कैसे गुना कर देंगे। तो 7.16 गुण 10 के पावर -4 और गुण 10 के पावर कितना बाबू 3, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.16 गुण 10 के पावर -1 है ना बाबू, इतना मिली मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर खाली मोल पूछता कि कितना मोल नाइट्रोजन घुला हुआ है तो इतना मोल घुला हुआ है। ये जानबूझ के बताए हैं आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप लोग ये मत सोच ले फिर मैं मेरे भाग दे देता हूँ। भाई होबे करता है, हम कहां से भाग दे देंगे, हमारे घरे बनता है। आप नहीं पढ़िएगा तो हमारा दोस्त काहे देते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि मेरा भी दिमाग कम हो सकता है, हमेशा टीचर के समझावे नहीं आता है। तो भाई अच्छे से ध्यान रखिए आप लोग, क्लियर है, समझ में आया। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए। तो यही क्वेश्चन में अगर पूछ लेता, ठीक ना, कि कितना ग्राम नाइट्रोजन भार में पूछ लेता, कैसे निकालते आप लोग, निकाल बताइए कल हमको। ये आपका होमवर्क रह गया। क्वेश्चन क्या फिर समझ लीजिए, कितना ग्राम, जैसे पूछा ना कितना मोल नाइट्रोजन घुला, अगर यही क्वेश्चन रहता तो कितना ग्राम नाइट्रोजन घुलता, तो ग्राम में बस आंसर बदल के लाइएगा हमको कल, ठीक है। मैं कल बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। कल मिलते हैं, गुड लक, बढ़िया से